तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेफ्टी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाजार के प्रमुख तत्व। हाँ, ये विषय कौन सा है उस पर चर्चा कर लें तो ये है इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है किसी और यूनिट से, अभी मैंने एक यूनिट का बनाया था, अब मैं दूसरे यूनिट का बना रहा हूँ, जहाँ पर बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, क्रेता विक्रेता, इन सभी पर आधारित है ये चैप्टर। इसको डिटेल से पढ़ना है, समझना है और फिर जानना है इसमें से कौन से क्वेश्चन आईएमपी है और किनको आपको अच्छे से कंठस्थ याद रखना है और क्या क्या लिख के पूरा इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बाजार के प्रमुख रूप। तो देखिए, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ में बाजार के लिए निश्चित स्थान तथा खरीदने एवं बेचने वाले की उपस्थिति जरूरी है, परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। इस व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार बाजार के लिए किसी स्थान विशेष का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र में जिस क्षेत्र तक वस्तुओं का मांग और पूर्ति होती है वह समस्त क्षेत्र वस्तुओं का बाजार कहलाता है। अर्थात आर्थिक दृष्टि से सामान्यतः बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें उस वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता फैले हुए हों और उसमें प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो। बाजार की परिभाषा देखिए, कुर्नो ने लिखा है, अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां पर वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है, बल्कि बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिसमें क्रेता तथा विक्रेता के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सरलता से तथा शीघ्रता से समान होने की पाई जाती है। जहां पर एक जैसी वस्तु का विक्रय हो और एक सामान्य मूल्य रहे, ऐसी स्थान को हम बाजार कहते हैं। अब देखिए, बाजार का विशेषता आपको पता होना चाहिए। तो बाजार की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है बाजार का क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष से लिया नहीं जाता, बल्कि उस क्षेत्र से है जहां क्रेता विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उसमें आपस में प्रतियोगिता होती है ना। तो आप देखते हैं कि एक ही चीज़ों को बेचने वाले लोगों के बीच में एक प्रतियोगिता होती है, उसी स्थिति को हम बाजार कहते हैं, बाजार का क्षेत्र। एक वस्तु में आपको ये समझना है कि अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध केवल एक वस्तु से होता है। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग आकार हो सकते हैं जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे कि अनाज मंडी ये क्या चीज़ है? अच्छा, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी आदि। लेकिन सभी वस्तुओं के लिए एक ही बाजार नहीं हो सकती। आप देखते हैं बाजार में जब आप जाते हैं तो एक ही प्रकार की चीज़ें बिकती हैं। जैसे सब्जी मंडी में जाएंगे तो सब्जी बिकेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ खोआ बिक रहा है तो खोआ ही बिकेगा। और अगर आप किसी पेंट रंग की दुकान में जाते हैं तो वहाँ रंग पेंट की ही दुकानें मिलेंगी। तो वो जहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तु बिके वो क्षेत्र मार्केट कहलाता है, बाजार कहलाता है। और अलग अलग वस्तुओं के बाजार भी अलग अलग होते हैं। क्रेता एवं विक्रेता में आपको पढ़ना है अगले पॉइंट में कि क्रेता एवं विक्रेताओं की उपस्थिति बाजार के लिए आवश्यक है, क्योंकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही बाजार के अभिन्न अंग होते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। अतः क्रेता एवं विक्रेता में से किसी एक की अनुपस्थिति में बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट है स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सौदा करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मतलब बेचने वाला डर के ना बेचे, ठीक है। प्रतियोगिता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर है एक मूल्य। बाजार में जब क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तु के मूल्य में एक समान होने की प्रवृत्ति होती है। कीमत में भिन्नता होने से मांग और पूर्ति की शक्ति पुनः क्रियाशील होने लगती है और कीमत में फिर से समानता आती है। तो जहाँ पर एक जैसी वस्तु बिकेगी वहाँ एक जैसे मूल्य होना अनिवार्य है। ये बाजार की विशेषता है। 5 तत्व होते हैं। अब बाजार का वर्गीकरण समझना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा है, फिर समय के आधार पर 4 भागों में बांटा है, फिर प्रतियोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो ध्यान देंगे, क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार होता है जो अपने आसपास का होता है, प्रादेशिक बाजार होता है
और एक राष्ट्रीय बाजार होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। ठीक है। समय के आधार पर अति अल्पकालीन बाजार होता है, अल्पकालीन बाजार होता है, दीर्घकालीन होता है, अति दीर्घकालीन बाजार भी होता है। प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकार बाजार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है जहां से बड़े बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन इनका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए। स्थानीय बाजार क्या होता है? ये अपने आसपास के क्षेत्र से आप लगा सकते हैं, जहां पर आप जाकर के कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, जो आपके जिले के अंदर ही, आपके शहर के अंदर ही होता है, वो स्थानीय बाजार कहलाता है। प्रादेशिक बाजार में आप समझ सकते हैं पूरे जिलों का मिला करके एक बड़ा बाजार जहां से हर जिलों में सामान जाता है, वो प्रादेशिक बाजार हो गया। राष्ट्रीय बाजार जहां से पूरे भारत से लेन देन होने लगेगा, छत्तीसगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, पूरे जगह वो राष्ट्रीय बाजार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश विदेश सब शामिल होते हैं, संपूर्ण देश के अंतर्गत, देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उदाहरण होते हैं। अब अल्पकालीन बाजार क्या होता है? देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए होती हैं, लंबे समय तक नहीं चल पाती और तुरंत ही खराब हो जाती है, तो ऐसी वस्तुओं के बाजार को अल्पकालीन बाजार बोलते हैं। जैसे कि दूध को आप 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, सब्जियां 1 दिन बाद ही खराब हो जाती हैं, तो ऐसी वस्तुओं का बाजार अल्पकालीन बाजार कहलाता है। अगला है अल्पकालीन बाजार। अब उनसे थोड़ी टिकाऊपन होती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। ठीक है। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको आप लगभग 7 दिन 5 दिन चला सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दिन वो नहीं चल सकता, उसके कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो उसमें भी आप प्याज को उदाहरण ले सकते हैं। प्याज अगर अच्छा है, अभी आपने अभी मार्केट से लिया, तो कम से कम आप उसको 15-20 दिन भी खींच सकते हैं, वो प्याज चलता है, लेकिन थोक मात्रा में नहीं चलता, ये भी याद रखना है। आपने एक आग बोरा लिया और उसको फैला करके घर में रख दिया तो वो चलेगा, लेकिन जहाँ वो पैक हो चुकी है तो वो आपस में गर्मी के कारण सड़ जाती है, खराब हो जाती है, याद रखना है। तो खैर वो अल्पकालीन का उदाहरण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अल्पकालीन के श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कई मेडिकल के सामान पर 1 साल की, फेस वॉश क्रीम पर भी 1 साल की, और बिस्कुट में भी 1 साल की, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें 1 साल की वारंटी दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें कोई गारंटी नहीं होती, आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नुकसान होगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो ऐसी वस्तुएं अल्पकालीन बाजार की श्रेणी में आती हैं। दीर्घकालीन, जिसको लंबे समय तक स्टॉक में रखा जा सकता है और बेचा जा सकता है, वो कहलाती है दीर्घकालीन। फिर एक होती है अति दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन में आप समझ सकते हैं कि चावल, दाल, गेहूं, ये जो मिर्चा वर्चा होता है, मक्के, बाजरे, इसको लंबे समय तक रख सकते हैं, पर इतना भी लंबा नहीं, लेकिन हाँ वो अल्पकालीन में भी शामिल हो सकते हैं और इसमें भी। इसमें थोड़ा और बड़ा ले सकते हैं, थोड़ा दीर्घकालीन समय तक, जैसे कि साइकिल वगैरह, गाड़ी वाड़ी जो है वो लंबे समय तक चलती है। और अति दीर्घकालीन मतलब एक बार ले लो, फुर्सत हो जाए, जैसे कि घर के लिए अपने टॉयलेट लिया, घर बनवाते समय, वो दीर्घकालीन का उदाहरण है, वो लंबे समय तक चलेगा। दीवार में बोर्ड लगवा दिया, वो बोर्ड ऑटोमेटिक कुछ ख़राब नहीं होना है, बस वायरिंग ख़राब होती है उसकी, वो भी लंबे समय तक चला। ठीक है। इसी तरह से आपने कोई बहुत बड़ा यंत्र लिया है जिसका जीवन काल 20 वर्ष से अधिक है, तो वो भी अति दीर्घकालीन के उदाहरण हो जाएंगे। जमीन ले लिया, भूमि ले लिया, सारे ये चीज़ें जो लंबे समय तक चले वो दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन बाजार के उदाहरण है। ठीक है। अब पूर्ण प्रतियोगिता को विस्तार से समझना है, चलिए उसको हम डिटेल से समझते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता, तो प्यारे भाइयों और बहनों ध्यान से सुनना, पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार होता है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रथम विक्रेता की संख्या अधिक होती है, दूसरा विक्रेता की संख्या अधिक होती है तो क्रेता की संख्या भी अधिक होती है। ठीक है। उत्पादन का एक बहुत थोड़ा सा भाग प्राप्त होता है तथा दूसरे सभी क्रेता प्रतियोगिता विक्रेता के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे कि पूर्ण बाजार हो सके। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता इसमें तो ऐसे ठीक से नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं जहाँ एक वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, जहाँ एक सी वस्तु का विक्रय होता है और समान मूल्य होते हैं, उसी को पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। उसके अंतर्गत ना ये लगभग 8 दशाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है
क्रेताओं विक्रेताओं के बीच बाजार में अधिक संख्या होना। तो बस जो मैंने बोला उसी को छाप देना है, पॉइंट बस याद रखो, लिख देना है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उसे कहते हैं जहां पर किसी विशेष क्षेत्र में या बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और दोनों में समान प्रतियोगिता चलते रहता है। ठीक है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, इसको हम पहला पॉइंट में कहते हैं क्रेता और विक्रेता की संख्या बाजार में अधिक होना। दूसरा है वस्तुओं का समान होना। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में एक समान वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं के बाजार पूर्ण प्रतियोगिता के उदाहरण नहीं होते हैं। तो एक बाजार में एक जैसी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है, समान मूल्य रहते हैं। अगला है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। तो उस बाजार के क्षेत्र में कोई भी आकर के अपना बाजार शामिल कर सकता है, मतलब वहाँ बाजार कर सकता है, सामान बेच सकता है और वहाँ से हट भी सकता है, वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये स्थिति भी पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। तो जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता होगी वहाँ पर उत्पत्ति के जो भी साधन है उसमें गतिशीलता होती है। उस पॉइंट को कितने नंबर में दिया, यहाँ पर 5वें पॉइंट में दिया है ना। 5वां पॉइंट आप विस्तार से देखिए, लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों को एक उत्पादक को छोड़कर दूसरे उत्पादक के पास कार्य करने की पूर्ण गतिशीलता प्राप्त होनी चाहिए, तभी उत्पत्ति के साधनों का पारिश्रमिक उनकी सीमांत उत्पादन की कीमत से बराबर होना चाहिए। बोला क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों का एक उत्पादक को छोड़कर दूसरे उत्पादक के पास कार्य करने की पूर्ण गतिशीलता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये बार बार लबलबा रहा है, इसकी जीभ लबलबा रही, इसको सेंटर फ्रेश खिलाना पड़ेगा। चलो अगला पॉइंट है हमारा विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव। विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव मतलब यहाँ पर कहीं दूर से सामान मंगाया जाए ऐसा नहीं होती है। एक ही जगह पर वस्तु का निर्माण किया जाता है, एक जैसी वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। तो यहाँ पर परिवहन व्यय जो होती है और अन्य प्रकार के खर्चे वो इसमें नहीं होता, बस वहीं बनता है वहीं पर बिकता है। तो इसमें मूल्य वृद्धि नहीं हो सकता, सामान्य रेट में बिकता है, सभी के एक जैसे रेट में बिकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं अपने आसपास के क्षेत्र से उपलब्ध होती हैं। अगला है समान मूल्य नीति। तो जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी वहाँ एक समान मूल्य होगा, अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं, वस्तु की गुण क्वालिटी सब समान है तो मूल्य भी समान होता है, ये उसमें लिखना है। प्रतिबंधों का अभाव, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, स्वेच्छा से आप अपने मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता। बेचना है तो बेचेंगे, नहीं बेचना है तो नहीं बेचेंगे, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। अब अगला पॉइंट है क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है। तो लिखा है क्रेता और विक्रेता की बड़ी संख्या में होना। तो आज हम कहेंगे नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है। हाँ काल्पनिक है। क्यों है, चलो देखो। पूर्ण प्रतियोगिता में कहा गया है कि क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादक सीमित है जबकि उपभोक्ता की संख्या अधिक है। तो आप ये देखते हैं किसी भी देश में अगर करोड़ों की संख्या में लोग हैं तो उसमें से कुछ हजार लोग उत्पादन करेंगे और लाखों लोग खरीदने वाले होते हैं। तो जितने लोग उत्पादन करें उतने लोग खरीदने वाले हों ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्रेता बहुत अधिक होते हैं, विक्रेता इतू से होते हैं, तो ये तो काल्पनिक हो गई। दूसरी बात वस्तुओं का समान होना। अब समान वस्तुएं तो नहीं बिकी जाती, सारे वस्तुओं में भिन्नता होती है, अलग अलग क्वालिटी की होती है। जैसे कि काजू को ही देख लो, 1 नंबर के काजू, 2 नंबर के काजू, 3 नंबर के काजू, 5 नंबर के काजू, 6 नंबर के काजू, 21 नंबर तक के काजू होते हैं। तो चीज़ एक ही है पर अलग अलग उसमें क्वालिटी भिन्नता है ना। आप देखेंगे कि चावल से सिर्फ पिसा करके चीला ही बनता था, आज उसके विभिन्न सारे पकवान बन जाते हैं, है ना। खोए में भी अलग अलग क्वालिटी आ चुकी है, घी की भी क्वालिटी आ चुकी है, दूध की भी क्वालिटी आ चुकी है। तो हर एक चीज़ की विभिन्न तकनीक बन चुकी है, उसका स्वरूप बदल चुका है। तो एक समान वस्तु नहीं बिकती मार्केट के अंदर। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन नहीं, आजकल नियम लागू हो चुके हैं, कौन अपना सामान कहाँ बेचेगा इस पर भी अभी कितनी विवाद छिड़ी थी। किसान बिल पास हुआ था, यहाँ पर ऐसी समस्याएं थी। तो आज कोई स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा नहीं सकता, उस पर प्रतिबंध है। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना अगला पॉइंट है। तो देखो भाई, बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, लोग देख करके बाजार में काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपना सामान बेचना खरीदना शुरू कर देते हैं। ना क्रेता को उसके बारे में ठीक से पता रहता है, ना विक्रेता तो जानबूझकर ठग देता है। तो समझ लीजिए बाजार का पूर्ण ज्ञान दोनों
दोनों को नहीं होता। 5वां पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट, उत्पत्ति के साधनों का पूर्णतम गतिशील होना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति के साधनों में सभी का अधिकार नहीं होता, कोई एक होता है और इन सभी को बेचा जाता है थोक व्यापारी के द्वारा, तो यहाँ पर उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती। अब है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता वर्तमान में होती है कैसे, देखो यहाँ पर बोल रहा है अल्प संख्या में विक्रेता, तो विक्रेता की संख्या कम होती है, क्रेता की संख्या अधिक होती है, और यही स्थिति वर्तमान में देखी जाती है, तो आप कहेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता वर्तमान में है। वस्तु के गुण में अंतर, तो हाँ वस्तु की गुण अलग अलग होती है। आप जलेबी ही मार्केट में जाकर के देखो, कोई खोआ का जलेबी बेचेगा, कोई ठंडी जलेबी बेचेगा, कोई बंधन कलर की जलेबी बेचेगा, अरे भाई बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं हैं। आप संडे मार्केट में जाकर देखो, कोई प्याज बेच रहा है, कोई काजू बेचेगा, कोई कपड़ा बेच रहा है, तो कोई अन्य चीज बेचेगा। अलग अलग प्रकार की वस्तु एक क्षेत्र के अंदर बेची जाती है, तो यहाँ पर एक समान वस्तु नहीं बेची जाती। मूल्य में अंतर, तो हाँ भले कपड़े के 10 दुकानों पर सबकी जगह मूल्य में फर्क रहता है, एक समान मूल्य की वस्तु नहीं होती। विज्ञापन, तो विज्ञापन व्यय होता है, खर्चे होते हैं, लागत बढ़ती है। परिवहन व्यय भी होता है, यहाँ पर उत्पादन नहीं होता, कहीं दूर होता है, वहां से लोग लाते हैं खरीदते हैं, तो परिवहन व्यय, लागत व्यय, विज्ञापन व्यय सब होता है। क्रेता की अज्ञानता, हाँ भाई क्रेता की अज्ञानता है, लेकिन आज डिजिटल हो चुका है, जहाँ पर लोग इंटरनेट के थ्रू, पेपर के थ्रू इसका सही प्राइस जान जाते हैं, लेकिन कई चीज़ों को नहीं जान पाते, वो गोपनीय रखा जाता है। तो ये है वर्तमान की स्थिति। समझ में आया? ये चीज़ आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया मुझे टाइम भी नहीं पता, कोई भाई मेरे को बताओ भाई। 15 मिनट हो गए, 16 मिनट हो गए, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दूं, ये पढ़ा इसलिए हूँ ताकि आपको पता चले बहुत सारा टॉपिक है और इसमें से 15-30 नंबर के क्वेश्चन आना है, 30 में 30 आपका कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो बाजार का अर्थ, बाजार की विशेषता, बाजार का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट आप पढ़ लेना, जैसे कि छोटे छोटे भाई बहन लोग हैं। वीडियो हुआ समाप्त। अब